हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज की जर्नी को फिर से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 10 से। दोस्तों 10 से रहेगा आज हमारा, फिर से आज रहने वाला है पार्ट 5। दोस्तों पार्ट 5 रहेगा। चैप्टर का नाम वही है हमारा, जाना पहचाना इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा दोस्तों ये हमारा रहने वाला है फिजिक्स से। ओके, फिजिक्स से ही चल रहा है। तो दोस्तों हम फिर से अपने इस चैप्टर को इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे बिना टाइम गवाए आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ डेफिनेशन टर्म पर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर, रेसिस्टर एंड insulator on the basis of resistance। इन तीनों को हम डिफाइन करना है किसके बेसिस पर? रेसिस्टेंस के बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अब तक हमने कहा कंडक्टर वो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, इंसुलेटर वो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। आज हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टेंस के बेसिस पर इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसकी रेसिस्टेंस बहुत ही लो होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस। ठीक है, जितना कम रेसिस्टेंस उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो होगा। ओके ना? चलिए स्टार्ट करेंगे। कंडक्टर मीन्स ऐसा सब्सटेंस कि दो सब्सटेंस which has a very low resistance। क्या होता है? बहुत ही कम रेसिस्टेंस होता है, एंड नॉन एज क्या कहलाता है दोस्तों? कंडक्टर कहलाता है। जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होगा वो कंडक्टर कहलाएगा। ओके, आगे बात करेंगे। इट अलाउज the flow of electric current through it। क्या काम करता है दोस्तों? अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, आसानी से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होगा, लो होगा, और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और कहें तो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, वो सब्सटेंस कहलाता है दोस्तों कंडक्टर। एग्जाम्पल में अगर हम कहा जाए तो बहुत सारे कंडक्टर होते हैं। एक तो होता है सिल्वर होता है दोस्तों, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, ETC, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। बी की अगर हम बात करते हैं रेसिस्टर, तो रेसिस्टर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होता है। जिसका क्या होता है? रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होगा। तो लिखेंगे दोस्तों दो सब्सटेंस which has comparatively high resistance। क्या कहलाता है दोस्तों? नॉन एज क्या? रेसिस्टर। क्या कहलाता है? रेसिस्टर कहलाता है। इट अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यहां से लिख देता हूं थ्रू इट। अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से रोकता है। कौन? रेसिस्टेंस। क्या करता है? रेसिस्टेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होता है। ऐसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होगा वो क्या कहलाता है? रेसिस्टर कहलाएगा। और ये सब्सटेंस अपने अंदर करंट को फ्लो होने से रोकता है, अपोज करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए इसमें दोस्तों, तो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे क्या देखा जाए? रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस लिख दो, रेसिस्टेंस इसका एक एग्जाम्पल हो गया।
चलिए सी बारे में बात करेंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका रेसिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा। देखिए दोज सब्सटेंस विच हैज क्या, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस नोन एज, दोस्तों उसी को बोलेंगे क्या, इंसुलेटर कहा जाता है। और कहें तो इट डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता। एग्जाम्पल दोस्तों कहा जाए तो रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, ETC। ठीक है, पहला कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है रेसिस्टर, और जिसका इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है वो कहलाता है इंसुलेटर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, इसके अंदर नहीं होता, और इसके अंदर क्या होता है, करंट के फ्लो होने से रोकता है, और इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं होता। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। इसको मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों लिख लीजिए इसको, एक एक पॉइंट को, तुम आप लोगों के फ्यूचर के लिए काम आएंगे। तो दोस्तों जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं लिया है तो दोस्तों वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मस्त होके पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी आराम के साथ पढ़ो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, टाइम टू टाइम हम करते चलेंगे। अब दोस्तों में क्या करना है, वेरीफाई करना है। किसको, वेरीफाई ओम्स लॉ, बाय एक्सपेरिमेंट से हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, सबसे पहले टू वेरीफाई द ओम्स लॉ वी टेक, क्या चाहिए हमको, वी टेक सबसे पहले हमको चाहिए बैटरी, वी टेक बैटरी, स्विच, बैटरी चाहिए दोस्तों, स्विच चाहिए, इसके लिए एमीटर चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, एंड इसमें कहा जाए तो कंडक्टिंग वायर चाहिए। कॉपर की बनी हुई हो तो सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। क्या चाहिए हमको, सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ सामान लेना है हमको इसके अंदर। सबसे पहले हमको बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, ओके, फिर एमीटर चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, और एक कनेक्टिंग वायर चाहिए जिससे हम इन सबको कनेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों कैसे सेटअप करेंगे। सबसे पहले हमको काम होता है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए पूरा सर्किट को क्या कर लेना, सेटअप करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या लेंगे, बैटरी ले लीजिए। बैटरी लिया हमने दोस्तों ये, ओके, दो सेल का बैटरी ले लिया। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगा दो एक इसका स्विच, इसका हमने स्विच लगा दिया, ओके। यहाँ पर दोस्तों हम लगा देते हैं एमीटर। आगे जाके हमारा ये रेसिस्टेंस हो गया, ओके, रेसिस्टेंस को ले लो यहाँ पर A और ये हो गया B। कहें तो यहाँ पर वेरिएबल रेसिस्टेंस है, कैसा है ये, वेरिएबल रेसिस्टेंस, कहें तो रियोस्टेट है। और यहीं पर हम लगा दो दोस्तों वोल्ट मीटर, और दोस्तों यहीं पर इसको लाते हुए कनेक्ट कर दो फिर से बैटरी से। तो इस तरीके से हमको सेटअप कर लेना है। ये हो गई हमारी बैटरी, ये हो गई की, ये हो गया एमीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर, और ये हो गया हमारा रियोस्टेट। सारी चीजें देखिए कनेक्ट कर लिया, बैटरी भी आ गई है, स्विच भी आ गया, एमीटर भी आ गया, रियोस्टेट भी, वोल्ट मीटर भी, और कनेक्टिंग वायर भी। ये हमारी क्या है, वायर है दोस्तों, क्या है, वायर। और कैसी, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, ओके। अब करंट ये फ्लो होगा, देखिए वो इधर को फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द निगेटिव।
करंट फ्लो अब क्या होगा, ये हमारा सेटअप हो गया, इस टाइप से डायग्राम बनाना है, ये सर्किट डायग्राम है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे की को, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एक एक लाइन से लिखते चलेंगे। तो व्हेन, यहां लिखेंगे व्हेन वी प्रेस द की, when we press the key or press the switch as soon as the current flow through the circuit, okay, through the circuit, okay now, and ammeter detect the current which is passing through the circuit, चलिए दोस्तों, अब हमें क्या हो गया, जैसे ही हम की को प्रेस किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही क्या होगा, एमीटर पे जाएगा तो एमीटर उस करंट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब हमें क्या करना है, ये रियोस्टेट है, सबसे पहले हमें इनिशियली पे एडजस्ट करना है ताकि बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो कंडक्टर से। तो लिखेंगे फर्स्टली द रियोस्टेट, क्योंकि दोस्तों रियोस्टेट कुछ इस टाइप से होता है, मैंने पहले भी बताया है, इस टाइप से नहीं, ये गोल तरीके से होता है और इसमें क्या होता है, एडजस्टर होता है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इस टाइप से होता है। तो फर्स्टली द रियोस्टेट इज इनिशियली adjust so the small amount of current pass through the conductor। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, रियोस्टेट उस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि स्मॉल अमाउंट में करंट क्या हो, पास हो। अब जैसे करंट स्मॉल अमाउंट में करंट पास होगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, एमीटर पर, तो लिखेंगे द एमीटर रीडिंग इज नोटेड डाउन। ओके, अब क्या होगा, जैसे एमीटर पर जाएगा, यहां से हमने एडजस्ट कर दिया, सबसे ऐसी जगह एडजस्ट कर दिया ताकि कम अमाउंट में करंट फ्लो हो, तो उस समय हम एमीटर की रीडिंग भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। एंड द current is passed through the current is also passed through the voltage and also noted down the reading and also noted down the reading on the voltmeter। अब क्या होगा, जैसे जैसे चलता रहेगा, फ्लो होगा, तो करंट यहां से भी पास होगा, यहां पर भी क्या शो करेगा, वो रीडिंग शो करेगा, तो उसकी भी रीडिंग क्या लिख लेनी है, उसकी भी रीडिंग हमें लिख लेनी है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब जैसे सेकेंडली हम क्या करेंगे, जैसे इसको एमीटर की रीडिंग बढ़ाएंगे, वो कैसे बढ़ाएंगे, इसको रियोस्टेट को अरेंज करके। ये हम आगे पीछे जब हम करेंगे तो यहाँ पर अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टमीटर रीडिंग भी बढ़ेगी। सेकेंडली adjust the current by rheostat and we observe that the voltmeter reading is also increases। Secondly, adjust the current, or secondly
इंक्रीज द करंट लिखेंगे, इंक्रीज द करंट। सेकेंडली इंक्रीज द करंट बाय रियोस्टेट एंड वी ऑब्जर्व दैट द वोल्टमीटर रीडिंग आल्सो इंक्रीजेस। तो हम क्या होगी सेकेंड टाइम में क्या होगा, जैसे हम इसको रियोस्टेट को करके आगे पीछे करेंगे तो एमीटर पर हम रीडिंग दिखने लगेगी, तो करंट हमारा धीरे धीरे बढ़ना लगेगा, क्योंकि अभी हमने कहा था उस तरीके एडजस्ट करेंगे ताकि स्मॉल अमाउंट में क्या हो, करंट पास हो। फिर हम थोड़ा सा अगर रियोस्टेट में चेंज करेंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज की रीडिंग भी क्या होगी, बढ़ेंगी। तो हम ये कह सकते हैं hence we can say that current is directly proportional to the voltage. This is experimentally क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, इसको हम एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे, प्रूव्ड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेरिमेंटली तरीके से प्रूव्ड हो जाएगा। सुनिए, जैसे हमने प्रेस किया तो करंट धीरे धीरे फ्लो होने लगा, जो हम एमीटर पर डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम रियोस्टेट को ऐसी जगह एडजस्ट करना है ताकि कम अमाउंट में करंट फ्लो हो। कम अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो हम वोल्टमीटर पे भी देखेंगे तो रीडिंग, दोनों की रीडिंग क्या कर लिया, मेजर कर लिया। सेकेंड टाइम जैसे हम रियोस्टेट को फिर से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ताकि करंट धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे करंट बढ़ेगा तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वोल्टेज का करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे ये होता है कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा और ये घटाएंगे तो इसको घटेगा। तो ये होता है कि जो हम ये ऑब्जर्व किया कि वोल्टमीटर रीडिंग भी बढ़ी, तो इससे ये प्रूफ होता है, हम ये कह सकते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, और यही क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। तो देखिए दोस्तों, एक हम क्या ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ ये हो गया, देखिए यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर ले लिया 0.1, यहाँ पर ले लिया 0.2, यहाँ पर ले लिया 0.3, यहाँ पर ले लिया 0.4। यहाँ पर करेंगे दोस्तों कितना, हमने पहले कहा कि करंट कितना था, इतना था। वोल्टेज की बात आएगी तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, 0.4 आ जाएगा, दूसरा 0.8 आ जाएगा, फिर 1.2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 1.6। तो दोस्तों क्या होगा, जब हमने देखा कि इसका था तो ये हुआ, इसका आएगा तो ये आया, इसका हुआ तो ये आया, इसका आया तो ये दोस्तों ये आ गया। तो हमारी इससे कैसी लाइन मिलती है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन हमारी इससे मिल जाती है, क्योंकि वोल्ट मीटर पर फर्स्ट रीडिंग से देखेंगे तो करंट की अगर 0.1 थी सपोज किया, तो वोल्ट मीटर कितना होगा, 0.4 दिखाएगा। 0.2 जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। और जब हम इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोस्तों हमारा इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे हम अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया, कोई नहीं दोस्तों, बट क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों हम आपको बेहतर से बेहतर क्लास देने की। चलिए दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है क्या फैक्टर अफेक्टिंग। दोस्तों हमारी क्लास कंटिन्यू फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक टू लास्ट टॉपिक चलेगी। फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेसिस्टेंस। कुछ फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहली बात अगर बात करें तो पहला फैक्टर होता है लेंथ। क्या होता है, पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की लेंथ। दूसरी बात करें तो दोस्तों होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तीसरी बात अगर कहें तो दोस्तों होता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अगर डी की बात करें तो दोस्तों ये वाला होता है टेम्परेचर। ओके, चार चीजें ऐसी हैं जो रेसिस्टेंस को दोस्तों क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। पहला दोस्तों क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
दूसरा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो बोल सकते हैं विड्थ, मोटाई डिपेंड करती है। थर्ड होता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का के मटेरियल का नेचर। फोर्थ बात होती है दोस्तों टेम्परेचर। अगर क्या होगी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो लेंथ अगर दोस्तों बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। लेंथ अगर कंडक्टर की बढ़ेगी, जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। दूसरी बात कही गई है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो दोस्तों रेसिस्टेंस हमारा कम होता है। एक तो वायर इतनी छोटी सी और एक वायर मोटी है, तो जितनी पतली वायर होगी, थिन वायर होगी, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, थिक वायर होगी रेसिस्टेंस कम होगा। आगे अगर बात कहें नेचर ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है दोस्तों, मटेरियल के नेचर पर कि चार्ज कितना कैरी करता है, चार्ज कैरियर, कितना चार्ज कैरियर है, ओके कितना चार्ज कैरियर, उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज 1 है, 2 है या 3 है, उस पर डिपेंड करेगा। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, उतना ही करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा। जितना चार्ज ज़्यादा है उतना रेसिस्टेंस कम हो जाएगा दोस्तों। चार्ज ज़्यादा है तो मतलब करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर की अगर बात करें, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो दोस्तों रेसिस्टेंस भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बात करेंगे दोस्तों अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टिविटी पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दोस्तों, बस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे के सारे। और अगले क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, पैरेलल और द सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है दोस्तों, रेसिस्टिविटी क्या चीज़ है दोस्तों? अगर कहें तो रेसिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, रेसिस्टेंस के इक्वल होती है। इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल होती है। तो लिखेंगे दोस्तों द रेसिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, द रेसिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज numerically equal to रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल होती है रेसिस्टिविटी, और ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। there are some factors on which it depends such as, चलिए दोस्तों कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर हम बात आएगी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अभी हमने जस्ट पीछे किया है कि जो कोई भी अगर कंडक्टर की जो लेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी लेंथ के। डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमने कहा है कि कोई भी रेसिस्टेंस होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसी भी कंडक्टर की लेंथ के। लेंथ अगर जितना बढ़ेगा उतना रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। गर्मियों के दिनों में देखिए दोस्तों क्या होता है कि वायर जो होती हैं, पोल्स पर जो वायर होती हैं वो नीचे लटक जाती हैं, लेंथ बढ़ जाती है। जब लेंथ बढ़ जाएगी तो दोस्तों रेसिस्टेंस भी बढ़ गया, और रेसिस्टेंस अगर बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। और यही रीज़न है कि गर्मियों के दिनों में, समर सीजन में वोल्टेज भी कम हो जाते हैं, तेज़ वोल्टेज नहीं आते, कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंडली हम बात करें कि ये रेसिस्टेंस किस पर भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी पीछे बता के आए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर।
कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मींस मोटी वायर है, ये एक पतली वायर है, ठीक है। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा। चलिए, तो अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों इक्वेशनों से हमें क्या मिलेगा? देखो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। तो इज इक्वल अगर हम बात कहेंगे तो R इज इक्वल टू रो L/a। रो का साइन होता है दोस्तों, ये क्या है? रो, इसको क्या बोलेंगे? रो, RHO रो होता है, विच इज लिखेंगे दोस्तों, अभी लिखेंगे दोस्तों। यही क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया रेसिस्टेंस का, रेसिस्टिविटी के टर्म में। बात करेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? RA/L हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे वेयर क्या? वेयर रो इज द कांस्टेंट विच इज नोन एज रेसिस्टिविटी, विच इज नोन एज रेसिस्टिविटी। दोस्तों यही हमारा क्या कहलाता है? रेसिस्टिविटी कहलाता है। देखिए, समझ के चलिए कि पहले ये आया, इन दोनों को कंपेयर किया तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a, R इज इक्वल किया तो प्रोपोर्शनल की जगह क्या आया? हमारा रो आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये क्या चीज़ है? लिखेंगे ये क्या इज इक्वल टू, P नहीं होता दोस्तों, P का थोड़ा मुड़ा हुआ पार्ट इस टाइप से होता है, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रो क्या है? एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? रेसिस्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेसिस्टिविटी कहा जाता है। एक पॉइंट और देख लीजिए, यहाँ पर ये आता है कि रो की अगर ये SI यूनिट की अगर हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी की, तो इसकी होती है ओम मीटर। ओम मीटर होती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओम मीटर से। SI यूनिट होती है ओम मीटर, और जबकि ओमेगा और M लगा देते हैं, ओमेगा मीटर। एक बात और लिखिए दोस्तों इसके बारे में कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, ये लेंथ पर एंड ए पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट depends on the nature and temperature of the किस पर? टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। चलिए, हमने कहा गया है कि समझिए दोनों क्लियर हुआ। रो क्या है हमारा? रो हमारा है एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होता है रेसिस्टिविटी। SI यूनिट की बात करें तो ओम मीटर या ओमेगा M से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट है दोस्तों। ये किस पर डिपेंड नहीं करता? लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर ये वाला डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है तो सिर्फ किस पर? नेचर और टेम्परेचर पर। किसी भी मटेरियल के, किसी भी कंडक्टर के नेचर पर और उसके टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आई होप कि नीचे का नहीं दिख रहा तो थोड़ा देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, छोटा सा टॉपिक है। चलिए, क्वेश्चंस बेस है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है दोस्तों, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों क्लास अगर समझ में आ रहा है, वीडियो क्लियर समझ में आ रही है, सारा कुछ क्लियर हो रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करेंगे एक क्वेश्चन की जो इसी से रिलेटेड आता है कि द वायर, द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर, द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर is made up of
is made up of copper and aluminium. Why? Copper and aluminium. Why? रीज़न क्या है दोस्तों कि ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर होती हैं। ट्रांसमिशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हैं वो वायर के थ्रू करते हैं। तो वो वायर कॉपर और एल्यूमिनियम की ही बनाई जाती है। क्यों दोस्तों? उसी के पीछे एक ही रीज़न है। अगर कहा जाए, अगर कंडक्टिविटी के बेसिस पर कहेंगे तो वो कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बट रेसिस्टिविटी के टर्म में कहा जाए तो उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही लो होती है। लिखेंगे बिकॉज द resistivity of the copper and aluminium wire is very low। क्या होती है उसकी रेसिस्टिविटी? क्या होगी? बहुत ही कम होती है दोस्तों, बहुत ही कम होती है। रेसिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी जस्ट अपोजिट होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा एक लाइन का आंसर, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? बहुत ही लो होगी। ओके, चलिए एक और बात करते हैं दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रिकल गिव रीजन में आता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज सच एज हीटर वायर हो गई, और क्या हो गया हमारा? हीटर वायर हो गई एक, और दूसरे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? कुछ भी, हीटिंग वायर, ये लिख देंगे। हीटर वायर आर मेड अप ऑफ किससे बनाई जाती है? आर मेड अप ऑफ alloy, but not from pure metal। Why? रीज़न क्या है दोस्तों? हमने कहा गया कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो अप्लायंसेज होते हैं, जैसे हीटर हो गया, हीटर वायर हो गई, ठीक है। हीटर वायर हमने देखा होगा कि दोस्तों एक ऐसा गोल गोल होता है, और इसके अंदर देखिए इस टाइप से बने होते हैं ये, और इसमें ये वायर लगी होती है, इस टाइप से वायर इसमें लगी होती है, ठीक है। ये वायर लगी होती है, तो यही वायर क्या है? हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये वायर क्या है कि किससे बनी होती है? अलॉय से बनी होती है, प्योर मेटल से नहीं बनी होती। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या रीज़न है दोस्तों? अगर हम बात कहें तो दोस्तों इसके पीछे हमारे दो रीज़न होते हैं दोस्तों। लिखेंगे क्या कि हीटर वायर लिखेंगे। हीटर वायर इज मेड अप ऑफ एन alloy but not from pure metal due to some reasons। इसके पीछे दोस्तों कुछ रीजंस होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है कि रेसिस्टिविटी अलॉय की बहुत ही ज़्यादा होती है। किसके कंपेयर में? प्योर मेटल के कंपेयर में। तो लिखेंगे द रेसिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज वेरी हाई देन दैट ऑफ प्योर मेटल प्योर मेटल के कंपेयर में अलॉय की रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी, जो करंट के फ्लो को रोकेगा, जो करंट के फ्लो को रोकता है। अगर हम माना कि चला रहे हैं हाथ में, धीरे से कभी रोकते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसी बेसिस पर हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है ये, क्योंकि करंट को रोकना है तो हमें ज़्यादा रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और जब ज़्यादा करंट रुकेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अलॉय का रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है प्योर मेटल से, तभी हम क्या करते हैं? अलॉय यूज़ करते हैं, प्योर मेटल यूज़ नहीं करते। दूसरी बात, अलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज
oxidized even at a high temperature, but pure metal oxidized easily. दूसरी बात ये होती है कि अलॉय जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पर भी। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तब भी हमारा अलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जबकि प्योर मेटल हमारे जल्दी ही क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आज की क्लास भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो नए हैं प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ भी कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। और बता दें दोस्तों अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन पर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशंस पर, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप, अगर 9th to 12th के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 9th और 10th के नोट्स के लिए आप लोगों को ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों में से अगर एक सब्जेक्ट कर लेंगे तो 500 IC आपको पे करना पड़ेगा, और आपको सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। ऑल 3 सब्जेक्ट के लिए दोस्तों ओनली 1200, आपको 300 रुपीज़ का उसमें डिस्काउंट मिलता है। और सेम उसी तरीके से 11th-12th का होगा। 11th-12th का केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों को मिला के ओनली 1200 पर क्लास। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की क्लास समझ में आया होगा, एंजॉय भी किया होगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।